हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट सेकंड और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस की। बेसिकली एक्सेप्टेंस होता क्या, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बेसिक एलिमेंट्स हमने डिस्कस करा, साथ ही साथ ऑफर जैसे एक छोटे से प्यारे से टॉपिक को हमने कवर अप किया था। आज एक्सेप्टेंस को कवर अप करते हैं और बाकी के जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो देखो यार, एक्सेप्टेंस की अगर बात की जाए तो एक्सेप्टेंस बेसिकली मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। अगर तुमने दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। तुमने वहां पे अपने एसेंट दे दिया कि तुमने सिग्निफाई कर दिया कि हाँ यार मैं रेडी हूं तुम्हारे मोबाइल फोन को 10,000 के प्राइस पे परचेज करने के लिए, तो दैट इज योर एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू whom an offer is made signifies his assent, जब एक व्यक्ति जिसको की ऑफर दिया गया है और वो व्यक्ति अपने एसेंट को सिग्निफाई कर दे तो कहा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो प्रपोजल बन जाता है प्रॉमिस। आई होप तुम्हें ये चीज बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस की, तो बोला गया है एक्सेप्टेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ऑफर्स के जो टर्म्स होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑफर को यहाँ पे तुम्हें कम्युनिकेट करना होगा बाय दी एक्सेप्टर। और एक्सेप्टेंस जो होगा एक प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड में होगा। अब जैसा कि प्रिस्क्राइब वहां पे किया गया हो, अब ये रिटर्न फॉर्मेट में हो सकता है, ओरल फॉर्मेट में हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ये उस मोड पे डिपेंड कर रहा है कि वहां पे किस रीजनेबल मोड में प्रिस्क्राइब किया गया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रेंज होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें एक्सेप्टेंस सिग्निफाई करना होगा। अगर तुम्हें सामने वाला बंदा बोल देता है कि अगले 7 दिन में अपने आप एसेंट को जो भी होगा लेना हो लेना, नहीं लेना हो लेना, बता देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक रीजनेबल टाइम रखा गया कि अगले आने वाले 7 दिन में आप बता देना, या फिर एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड जो भी वो सिग्निफाई करे, जो भी वो बताए, एक एक्सेप्टर को उस पर्टिकुलर टाइम रेंज में अपने एक्सेप्टेंस को देना होता है। तो बेसिकली ये 4 एलिमेंट्स हो गए। और भी कुछ हैं जैसे कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफर। मतलब ऑफर मिल जाएगा यार तभी तो एक्सेप्टेंस दोगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑफर दिया तो एक्सेप्टेंस भी यार तुम ही ना दोगे, तुम्हारे बिहाफ पे कोई और बंदा तो नहीं देगा ना एक्सेप्टेंस। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। अगर तुमने एक बार रिजेक्ट कर दिया ऑफर तो वो तभी एक्सेप्ट होगा जब तुमसे रिन्यू करवाओगे, मतलब जब उसका रिन्यूअल होगा, या फिर जब तक एक तुम फ्रेश एग्रीमेंट ना बना लो, सॉरी फ्रेश एक्सेप्ट, एक फ्रेश ऑफर ना बना लो। तो ये 2 सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। बेसिक बातें हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में इसकी चर्चा की गई है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर। ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, मैं मान लो तुम्हें जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि ये फोन मैं बेचने वाला हूं 10,000 में, तब तक तुम कैसे बोलोगे कि यार तुमने मुझे कम्युनिकेट कराया ऑफर, तुमने मुझे कहाँ कब मेरे सामने प्रपोजल रखा यार, मैं अगर तुम्हें बताऊंगा ही नहीं। तो जब तक तुम्हारे नॉलेज में, ऑफरी के नॉलेज में वो ऑफर चला ना जाए, तब तक ये ऑफर जो होगा उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। Communication of acceptance is complete as against offerer and as against offeree. When offeree puts the acceptance in a course of transmission and it is beyond his reach to stop it, or when the acceptance come to the knowledge of offer। तो ये 2 situations हो सकते हैं, ज़्यादा लोड मत लो। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, विड्रॉ कर लेना, कैंसल कर लेना, ठीक है, कि तुम्हें अब नहीं चाहिए वो ऑफर जो तुम दे रहे हो यहाँ पे, उसे रिवोक तुम करना चाह रहे हो। रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड बिफोर द ऑफरी पुट्स द एक्सेप्टेंस। कब तक हम रिवोक कर सकते हैं, जब तक तुम अपने एक्सेप्टेंस ना दे दो तब तक तो हम रिवोक कर सकते हैं ना उस चीज को। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड बिफोर एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफर। तुमने अपना एक्सेप्टेंस दिया, मान लो तुम अपना एक्सेप्टेंस बाय लेटर देते हो, ठीक है, लेटर के थ्रू भेजते हो, पोस्ट के थ्रू। जब तक ये लेटर पहुंच ना जाए उससे पहले तक तुम उसे रिवोक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। व्हाट्सएप पे क्या करते हो, देखते यार ठीक है तुमने मैसेज शेयर कर दिया, अब कुछ टाइम बाद सोचते हो नहीं यार नहीं शेयर करना था, फिर चेक करते हो क्या उस बंदे ने तुम्हारा मैसेज सीन किया या नहीं किया।
अगर सीन नहीं किया है तो तुरंत योर डिलीट कर देते हो मैसेज फॉर एवरीवन, करते हो या नहीं करते हो ऐसा? तो दैट इज रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक उसके नॉलेज में, ऑफरर के नॉलेज में वो तुम्हारा एक्सेप्टेंस ना चला जाए, उससे पहले तक तुम ऑफर को, सॉरी, उससे पहले तुम अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। अच्छा, एक चीज से पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द टेलीफोन, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये छोटा सा चीज है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज मेड। सेक्शन 6 में इसको बताया गया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, नोटिस देना होता है। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। जो भी बंदा होगा जिसने भी प्रपोजल दिया होगा, वो एक नोटिस देगा। किसका नोटिस देगा? कि यार मुझे अब ऑफर रिवोक करना है, मुझे ये ऑफर कैंसल करना है। ठीक है। दूसरा, कब रिवोक किया जा सकता है? मैंने तुम्हें जो टाइम पीरियड दिया था कि यार 7 दिन में तुम चाहो तो एक्सेप्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर लो, अब वो 7 दिन खत्म हो गया, तो उस सिचुएशन में भी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। टाइम ही खत्म हो गया, मैंने जो तुम्हें टाइम प्रेस्क्राइब किया था उस टाइम में तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही रिजेक्ट किया, तो ऑफर को मैंने रिवोक कर लिया। अब क्वेश्चन पूछोगे ये पर्टिकुलर टाइम क्या होगा? देखो, अब ये डिपेंड करता है सामने वाले बंदे पे। अगर यहां पे कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया तो कोई भी रीजनेबल टाइम मान लिया जाता है। बाय द फेल्योर ऑफ द एक्सेप्टर टू द फुलफिल ऑफ द कंडीशंस प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, मतलब यहां पे तुम फेल हो गए अपने कंडीशंस को मीट आउट करने में। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है? डेथ और इंसैनिटी की वजह से। ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जिस मोड में तुमने बोला कि उस मोड में एक्सेप्ट करो, जिस मैनर में तुम्हें बोला गया एक्सेप्ट करो, उस मैनर में तुमने एक्सेप्ट ना करके किसी और मैनर में कर लिया, तो उस सिचुएशन में भी ऑफर रिवोक किया जा सकता है। और जब काउंटर ऑफर हो जाए उस सिचुएशन पे भी, मतलब जब तुम यहाँ पे कंडीशन एक लगा दो, काउंटर ऑफर मैंने बताया था ना, जब तुम कंडीशन लगा दो उस सिचुएशन में भी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। तो बेसिकली इन टोटल 6 कंडीशंस में, 6 सिचुएशंस में ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। चलो, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन, दैट इज क्विड प्रो क्यो, पूछा जा सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन किया गया है, व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटीनेंस, उसे हम नाम देते हैं कंसिडरेशन। आसान भाषा में कहूँ तो समथिंग इन रिटर्न। मैं अगर तुम्हें फोन दे रहा हूं तो तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम मुझे इसके बदले पैसे दोगे, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, इट मे बी एन एक्ट और एब्सटीनेंस और प्रॉमिस। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट तुम कर रहे हो एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर, उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं होता है, समथिंग इन रिटर्न नहीं होते हैं, कुछ रिटर्न्स में नहीं होते हैं, तो उसे वैलिड ऑफर नहीं माना जाता है। देख रहे हो, पैसे दिए जा रहे हैं यहाँ पे। चलो, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। प्रेजेंट हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। फ्यूचर हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। इन केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन द प्रोमिसर हैड रिसीव्ड द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। जिस डेट पे मिलना था, जिस डेट पे प्रॉमिस किया गया, उससे पहले तुमको अगर अमाउंट मिल जाए या कुछ चीजें मिल जाए, दैट इज पास्ट। प्रेजेंट पर्टिकुलर डेट पे मिले, प्रेजेंट। या फिर फ्यूचर में उस डेट में ना मिलकर फ्यूचर डेट पे मूव कर जाए, दैट इज योर फ्यूचर कंसिडरेशन। बहुत ही आसान चीजें हैं। अच्छा, इन सबको पढ़ लेना। प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं। अब बोला गया एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, समझना यहाँ पे। कंसिडरेशन जो होगा मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। वट एवर इज डन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, नॉट वॉलेंटरी और डन एट द थर्ड पार्टी। प्रोमिसर के डिजायर पे ही कंसिडरेशन मूव करेगा कि उसे कितना चाहिए, कब चाहिए, इस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। Consideration may be furnished even by a stranger under the Indian law. Consideration can be moved from any direction. Even a stranger to contract can offer consideration. कोई थर्ड व्यक्ति भी यहाँ पे कंसिडरेशन तुम्हारे बिहाफ पे दे सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। जस्ट एक मिनट वेट करना यार, मूव हो गया थोड़ा सा। चलो, सब चीज सही है, एक मिनट। चलो,
कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, उस कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए यार, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो तुम जाकर, उसका कुछ वैल्यू भी ना निकले कानून के आंखों में, मतलब लॉ के आइज में रियल होना चाहिए। इट मे बी एन एक्ट, एब्सटीनेंस और रिटर्न और प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस नॉट टू स्मोक इज अ नेगेटिव, प्रॉमिस नॉट टू रिफर मैटर टू द कोर्ट दैट इज एब्सटीनेंस, प्रॉमिस टू परफॉर्म एट द वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी दैट इज प्रॉमिस टू डू। ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, इज ऑलरेडी नॉट बाउंड टू। अब क्वेश्चन आता है क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, लेकिन पास्ट होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है, फ्यूचर होना जरूरी है, उसकी समथिंग वैल्यू होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट ही हो। लॉफुल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन जो भी तुम दोगे, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि कंसिडरेशन जो होता है वो लॉफुल होना चाहिए। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। बहुत ही आसान चीज है, छोटी सी बात है यहाँ पे कि जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। सेक्शन 25 में इसकी बात की गई है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसे भी समझेंगे। सबसे पहले ये देख लो, द जनरल रूल इज एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑराइटर एक्टियो इज एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर सलमान यहाँ पे प्रॉमिस पे कर रहा है कि ऐश्वर्या को वो 1000 रुपये देगा विदाउट एनी ऑब्लिगेशन फ्रॉम ऐश्वर्या, देन इट विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्या के बिहाफ पे कोई कंसिडरेशन नहीं। सलमान भाई साहब यहाँ पे 1000 रुपये दे रहे हैं यार, तो ऐश्वर्या दीदी को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो देना होगा। तो ये क्या हो जाता है बेसिकली, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड हो जाएगा वो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये सारे केस में वैलिड मान लिया जाता है। जैसे लव अफेक्शन में तुम अपने पापा के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके रिटर्न में तुम भी कुछ करो। तुमने अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट किया, एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया, ठीक है, या एक छोटी सी तुमने चॉकलेट ही अपनी मम्मी को तुमने गिफ्ट करा, जरूरी नहीं कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पे तुम्हें कुछ गिफ्ट देगी, रिटर्न में कुछ देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कंपनसेट किया जा रहा है वॉलेंट्री सर्विस के लिए, इच्छा अनुसार सर्विस दी गई उसके लिए कंपनसेट किया जा रहा है। प्रॉमिस मेड टू पे द टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट जो होता है आगे पढ़ेंगे, उसको पे करने के लिए की गई है प्रॉमिस। कंप्लीटेड गिफ्ट, एजेंसी हो गया, गारंटी, टेंशन मत लो ये सब कुछ समझाऊंगा, रेमिशन हो गया, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सारे सारे क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट चीजें आ जाती हैं, जस्ट एक मिनट वेट कर लेना। फ्री कंसेंट, ठीक है, क्या आ जाता है, फ्री कंसेंट। इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 13, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फ्री कंसेंट तब कहलाएगा जब हम दोनों किसी एक सेम चीज पर सेम सेंस में एग्री कर लेते हैं, दैट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट कब फ्री होगा, जब कोर्जन एब्सेंट होगा, मतलब कोर्जन नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं किया गया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हुआ हो, और मिस्टेक ना किया गया हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंसेंट को फ्री माना जाता है। आई होप चीजें तुम्हें यहां पे क्लियर हो रही होंगी, ठीक है भाई। आगे समझते हैं। मीनिंग यहां पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कोर्जन होता क्या है। देख रहे हो यहां पे भाई साहब को धमकाया जा रहा है रिवॉल्वर से। कोर्जन मीन्स committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code to another person, वैसे काम जिसको कि आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिट किया गया हो, ठीक है, अलाउ जो कि ना करते हो। बोला गया मिस्टर खन्ना को, भाई साहब आप अपने घर को मुझे 50 करोड़ के घर मुझे आप 10 लाख में दे दो, नहीं दोगे तो मैं आपके बच्चे को उठा लूंगा स्कूल से। तो दैट इज यहाँ पे थ्रेटनिंग, बेसिकली बोल सकते हैं ना कि धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करते हो तो मैं ये कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि कोर्जन से यहाँ पे कॉज कर दिया गया है। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग, जबरदस्ती जमीन को कैप्चर कर लिया जाता है, ये चीज तुम जानते हो, किसी और व्यक्ति के प्रॉपर्टी को, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। बोलता है कि यार जाके तुम उस व्यक्ति का मर्डर करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को, पूरी फैमिली को किडनैप कर लूंगा। दैट इज कोर्जन, थ्रेटनिंग। कोई काम धमकी देकर करवाया जा रहा हो तो ये क्या होता है, कोर्जन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कोर्जन कौन एक्सरसाइज कर सकता है, हु कैन एक्सरसाइज कोर्जन। कोर्जन में कम फ्रॉम अ पर्सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इवन थर्ड पर्सन जो कि कनेक्टेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से,
वो भी कोर्जन कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, प्रोसिक्यूशन यहाँ पे दे रखा है, फिर हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ये सारी बातें कोर्जन में आ जाती हैं। What will be the effect if the consent is caused by coercion? तो अगर कोई भी हमारा जो कह लो बेसिकली कि कोई भी हमारा जो कंसेंट बेसिकली था वो कोर्जन से कॉज होगा, तो क्या होगा? सेक्शन 19 में इसकी बात की गई है। एग्रीमेंट को क्या मान लिया जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। हम एग्रीव्ड हुए भाई साहब, आपने हमको धमकी देकर काम करवाया, तो दैट इज, तो हम क्या हो जाएंगे? एग्रीड पार्टी। मेरे ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, मैं स्यू कर सकता हूँ सामने वाले बंदे को। एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं, रिसाइंड कर दूं। रिसाइंड मींस कैंसिल। If the agree party decides to resign the contract, he must return, restore all the benefits received by such person. तुमने धमकी देकर मेरे सारे पैसे ले लिए, तुमने धमकी देकर मुझे मेरे 50 करोड़ के घर को तुमने 50 लाख में ले लिया या 5 लाख में ले लिया, तो उस सिचुएशन में मैं तुमसे वापस घर छीन सकता हूं। ये इफेक्ट होते हैं। उसके बाद यहां पे आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक मिनट, मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है ना भाई? ऑडियो सुन पा रहे हो? चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। चलो सारी चीज़ें तो मुझे सही दिख रही हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे यार देखना, अनड्यू इन्फ्लुएंस इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 16। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड कॉज्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग या बेसिकली कह लो एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, जहां पे एक व्यक्ति उस पोजिशन पे हो कि वो व्यक्ति सामने वाले बंदे को डोमिनेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, गलत लैंग्वेज में मत ले लेना, हो सकता है एक टीचर एक स्टूडेंट को डोमिनेट करे, क्योंकि यहाँ पे टीचर एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, बोल सकता है कि तुम मेरे काम को करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे मैं मार्क्स कट कर लूंगा। होता है रियलिटी में। या फिर एक मास्टर बेसिकली सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट की यहाँ पे बात हो रही है, घर में काम कर रहे हैं, तो उसके जो मालिक होंगे बेसिकली वो डोमिनेट कर सकते हैं अपने सर्वेंट को। समझ पा रहे हो ना? एक डॉक्टर एक पेशेंट को भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? डोमिनेटिंग पोजीशन वेयर द रिलेशन इन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, जहां पे एक व्यक्ति डोमिनेट पोजीशन पे हो और वो उसको पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाता है, गलत एडवांटेज उठाता है। व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड एट डोमिनेटिंग, कब व्यक्ति को डोमिनेटिंग पोजीशन में मान लिया जाता है? जैसे कि मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर पेशेंट, जैसे कि वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली इफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल बॉडी डिस्ट्रेस। तो ये सब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो उस सिचुएशन में सामने वाला बंदा उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्रिजम्पशन माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब हो सकता है? पेरेंट और चाइल्ड के केस में हो सकता है, गार्जियन और वार्ड के केस में हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट के केस में, सॉलिसिटर और क्लाइंट के बीच में, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसिप्लिन के बीच में, और कह सकते हो फियांसी एंड फियांसे के बीच में। तो ये इन सारे सिचुएशंस में अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइडेबल होता है। एग्रीव्ड पार्टी जो भी यहाँ पे डोमिनेट हो रहा होगा उसके बिहाफ पे इसे मान लिया जाता है कि वॉइडेबल है। उसके पास अधिकार होता है कि उसे कैंसिल कर सकता है, और जो भी बेनिफिट्स उसे ली गई है उस बेनिफिट्स को वो वापस भी ले सकता है। आई होप चीजें तुम समझ पा रहे होगे, जो कि तुम्हें यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, इसी के अंदर, जो कि है फ्रॉड। सेक्शन 17 में इसकी बात की गई है। फ्रॉड का मतलब होता क्या है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विथ इंटेंट टू डिसीव अदर पार्टी और हिज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आराम से समझते हैं, कोई फैक्ट तुमसे छुपाई गई हो, दैट इज फ्रॉड। बेसिकली हम कह सकते हैं द एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब एक्टिव कंसीलमेंट टू हाइड, या बेसिकली कह लो या कंसीलमेंट कह लो, दोनों बातें सेम है, ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। कोई भी प्रॉमिस उस इंटेंशन से किया गया हो कि यार मैं तो परफॉर्म करूंगा ही नहीं, मैं जस्ट अभी फेंक दे रहा हूं, प्रॉमिस कर दे रहा हूं। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, जो कि चोरी करने के लिए किया गया हो, छुपाने के लिए किया गया हो। कोई भी एक्ट जो कि लॉ क्लियरली बोलती है कि ये काम फ्रॉड में आता है। तो इन 4 पॉइंट जो तुम्हें मैंने बताया
कि जो भी कोई भी चीज़ तुमसे एक्टिवली छुपाया जा रहा हो, कोई भी काम तुमसे चोरी के लिए करवाया जा रहा हो या चोरी से करवाया जा रहा हो, या फिर जो कि कानून क्लियरली बात बताती है कि ये काम करोगे तो फ्रॉड में आओगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फ्रॉड के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। चलो अब बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड आइदर इनोसेंटली और इंटेंशनली, जानबूझकर या अनजाने, तो वो क्या कहलाता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली और अनइंटेंशनली, तो वो क्या कहेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब यार तुम जानबूझकर करोगे, डिफरेंस समझना, इंटेंशनली, जानबूझकर किया सर हमने, दैट इज फ्रॉड। अनइंटेंशनली या फिर इनोसेंटली तुमने किया, तो दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा भाई? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग एनी स्टेटमेंट एज अ ट्रू बट एक्चुअल में वो स्टेटमेंट गलत है। किसी स्टेटमेंट को सही दिखाना लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो गलत है। व्हाट विल, इसका इफेक्ट क्या होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का? सॉरी, चलो यहाँ पे गलती है। इसे क्या मान लिया जाएगा कि ये वॉइडेबल है एग्रीव्ड पार्टी के बेस पे। देखो यार यहाँ पे कुछ एरर रह गया है, मैं इसे नेक्स्ट सेशन में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है? शायद इसमें कुछ एरर रह गया, मैं इसे तुम्हें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूंगा तुम्हारे साथ। चलो फिलहाल के लिए ये वाला चार्ट तुम देख लो। पूछा जाता है मिस्टेक। मिस्टेक दो प्रकार के होते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून का, और कुछ फैक्ट्स के होते हैं। तो लॉ के अंदर दो सिचुएशंस बनेंगे, इंडियन लॉ वैलिड होगा, फॉरेन लॉ में अगर कोई मिस्टेक्स है तो वॉइड मान लिया जाएगा। अगर मिस्टेक्स बायलैटरल हो रहा है और यूनिलैटरल हो रहा है, बायलैटरल होता है दोनों तरफ से तो वॉइड, यूनिलैटरल वैलिड। तो ये चीज याद रख लेना। मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 21 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है, इसे पढ़ लेना। और बाकी के जो आज के टॉपिक्स रह गए उसे मैं नेक्स्ट सेशन में तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। आज के सेशन को बस हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू बॉय। पढ़ते रहो, दूसरों के साथ हेल्प करते रहो, ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बॉय एंड टेक केयर।